हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम करेंगे ला बेले डैम्सन मर्सी, ए बैलेड जिसे लिखा है जॉन किट ने। जॉन किट का बर्थ हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में मूरगेट, जिसे अब फिन्सबरी कहा जाता है, लंदन में। डेथ उनकी हुई थी 23 फरवरी 1821। 25 साल तक की एज वो जिए, बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी और उनकी डेथ हुई थी रोम में। उनके पेरेंट्स थे थॉमस किट्स, उनके फादर थे, और फ्रांसिस किट उनकी मदर थी। बिलव्ड यानी कि 25 साल में उनकी मौत हो गई थी, उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन उनकी दो बिलव रही थी, पहले इसाबेल जॉन और बाद में रही थी फैनी ब्राउन। मोस्टली फैनी ब्राउन का नाम लिया जाता है, पर इसाबेल जोन्स भी उनकी बिलव थी। एजुकेशन हुई थी उनकी जॉन क्लर्क स्कूल में, एनफील्ड और गाइज हॉस्पिटल लंदन में। ऑक्यूपेशन व रोमांटिक पोइट ऑफ यंगर जनरेशन्स के कही जाते हैं। यंगर जनरेशन्स के पोइट थे और यंग एज में वो मर भी गए थे। रोमांटिक पोइट तो थे ही, जैसे आप जानते होंगे। इम्पोर्टेंट्स पॉइंट 1815 यानी 1815 में उन्होंने एज ए मेडिकल स्टूडेंट रजिस्टर किया था गाइज हॉस्पिटल में, यानी कि एक मेडिकल स्टूडेंट थे, डॉक्टर थे वो। और मोस्टली जो उनकी ओड्स लिखी गई हैं वो 1819 यानी 1819 में वो ईयर था जिसमें सारी जो उसकी ये ओड भी वही उसी टाइम लिखी गई है। वो सारी ओड 1819 में लिखी गई थी। और 1819 में और भी उसके वर्क्स लिखे थे, जैसे ईव ऑफ सेट, एजनस, हाइपीरियन, लैमिया, एंड उनका एक प्ले था ऑफ द ग्रेट। हालांकि वो परफॉर्म हुआ था 1950s में। 1950 से पहले वो परफॉर्म नहीं हो पाया था, यानी कि उसके बारे में जानते नहीं थे। 1950 के बाद ही वो और द ग्रेट जो उसका प्ले था वो परफॉर्म हुआ। ये आप ज़रूर याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और द ग्रेट एक प्ले है, क्योंकि मोस्टली किट को उसकी पोइम्स की वजह से ही जाना जाता है। उसके जो वर्क्स थे वो पब्लिश हुए थे 3 ईयर्स में, यानी 1817 से लेकर 1820 में। लॉकहार्ट इन हिज पॉपुलर ब्लैकवुड मैगजीन थी और इनको कहा जाता था कॉकनी पोइट्स। किसको? लेथ हंट को, विलियम हैजलिट और जॉन किट, इन तीनों को मिलके कॉकनी पोइट कहा जाता है। कॉकनी पोइट क्यों कहा जाता था? क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, नॉन फॉर्मल राइमिंग एंड लो डिक्शंस, यानी कि उतनी एजुकेटेड नहीं थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से, और इनकी लैक ऑफ एजुकेशन थी, उतनी उस हिसाब से एजुकेशन नहीं थी। जैसे क्योंकि डॉक्टर्स थे तो आर्ट्स इनका कोई ज़्यादा वो था नहीं, नॉन फॉर्मल राइमिंग और लो डिक्शंस थी। इस वजह से ये टर्म ज़रूर याद रखिए, कॉकनी पोइट्स कहा जाता है। रोमांटिक पोइट तो आप सब जानते हैं, लेकिन कॉकनिक पोइट में कौन कौन है? लेथ हंट, विलियम हैजलिट और जॉन किट। उसके कुछ मेजर वर्क हैं, जैसे इसाबेल, लैमिया, द ईव ऑफ सेंट एजनस, ब्राइट स्टार, हाइपीरियन, एंडीमियन, ए पोइटिक रोमांस। और उसके जो ये ओड देख रहे हैं सारे 1819 की ही हैं, जैसे ओड ऑफ नाइटिंगेल और ग्रीशियनन, ये हमारे सिलेबस में भी है। और टू साइकी, और टू ऑटम, और टू मेलनकली, और टू एंडोलेंस, और रॉबिन हुड टू ए फ्रेंड, ये उसके मेजर वर्क थे। अब हम पोएम की बात करें। ये जो पोएम है वो लिखी गई थी, बैलेड है एक तरीके से, 1819 में लिखी गई थी और ये पब्लिश हुई थी 1820 में। ये जो टाइटल है इस पोएम का, ला बेले डैम्सन मर्सी, ये लिया गया है 15th सेंचुरी की एक पोएम थी। एलन चेटियर थे, उनका एक फ्रेंच पोएट थी, उनकी ये पोएम थी, उससे ये ली गई इसका टाइटल। इसका मतलब ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया, ला बेले डैम्सन मर्सी। इसका मतलब है ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, क्योंकि आपसे इसका नाम भी पूछा जा सकता है। और ये बैलेड इसके साथ होगा, आपको नाम दे दिया जाएगा, ये बैलेड हटा दिया जाएगा, बैलेड उसमें इंक्लूड है, तो इसका नाम है ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। और ये जो है एक रिटन फॉक बैलेड है, बैलेड में भी फॉक बैलेड है, यानी कि बिल्कुल ही ग्रामीण। अगर हम देखें तो इसके जो पहली 3 स्टैंज़ा हैं उसमें नाइट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेरी की जा रही है, और जो उसकी बाकी 9 स्टैंज़ा हैं उसमें वो नाइट उस चीज़ का जवाब देता है जो पहले 3 में पूछी गई। तो टोटल इसके 12 स्टैंज़ा हो गए और 4 लाइनें हर में हैं। राइमिंग स्कीम की बात करें तो ABCD इनकी राइमिंग स्कीम है। और अगर थीम की बात करें तो हॉरर है इसमें, क्योंकि इसमें डर दिखाया जाता है कैसे है। तो अब लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। ओ व्हाट कैन इल दी नाइट एट आर्म। तो ये कह रहा है कि आप यहाँ, आपको क्या बात परेशान कर रही है, जिसमें इल जो है उसका मतलब होता है बीमार होना,
और नाइट एट आर्म मतलब एक योद्धा, शूरवीर जैसे होता है। तो पोइट यहाँ कह रहा है आपको क्या बात परेशान कर रही है, क्या हुआ नाइट जो एक शूरवीर योद्धा है, उससे पूछा जा रहा है एक शूरवीर योद्धा आपको क्या बात, आप क्यों इतने बीमार परेशान रख रहे हैं। अलोन एंड पेनली लॉइटरिंग, जो आप अकेले घूम रहे हैं और बहुत ही बीमार दिखाई दे रहे हैं, बीमारी के कारण उसका जो शरीर है वो पीला हो गया। पेनली मतलब पीला, लॉइटरिंग मतलब उधर लॉइटरिंग हो रहा है इधर इधर, तो मतलब वो अकेला घूम रहा है और बीमार दिखाई दे रहा है और बीमारी के कारण वो पीला हो गया, यानी कि जैसे पीला पीला हो गया, उसमें खून की कमी डर के कारण वो पीला है। द सीज वॉज वीदर्स फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग, जो ये सेज होता है वो एक दलदल का पौधा होता है, यानी कि पानी के पास ये पौधा होता है, और वीदर्स का मतलब होता है मुरझाया हुआ। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है सेज जो एक दलदल का पौधा है, प्लांट है, वो मुरझा चुका है। और क्यों, जबकि वो लेक झील के पास होते हुए भी, यानी कि वो पानी का पौधा और पानी पास में, फिर भी वो मुरझा गया। तो ये पूछ रहा है कि क्यों वो सेज जो है वो क्यों मुरझा गया। और चिड़ियाएँ गाना नहीं गा रही हैं, उसके गाने की जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं दे रही है। एंड नो बर्ड सिंग मतलब गाना नहीं गा रही है, या हम कह सकते हैं उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही। अब दोबारा से वही लाइन है, दोबारा से पोइट यहाँ पूछ रहा है, लाइन फर्स्ट ही रिपीट हुई है यहाँ पे, 5th लाइन जो है, ओ व्हाट कैन इल दी नाइट एट आर्म, फिर वही पूछ रहा है कि आपको क्या बात परेशान कर रही है, क्या हुआ नाइट जो एक शूरवीर योद्धा, आपको क्या बात परेशान कर रही है। सो हैगर्स एंड सो वो बिगॉन, तो हैगर्स का मतलब होता है यहाँ पे थके मांदे, और वो बिगेन्स का मतलब होता है उदास या आप शोकग्रस्त है। तो यहाँ पे पोइट पूछ रहा आप क्यों इतने थके मांदे लग रही हो, आपकी उदासी शोक का क्या कारण है, जो आप इतने थके हुए और उदास हो, क्या कारण है आपका। द स्क्वेल ग्रैंडरी इज़ फुल एंड हार्वेस्टेड, स्क्वेल तो होती है गिलहरी, और जो ग्रैंडरी है वो होता है उसके अन्नगार, जैसे हम अन्न भंडार रखते हैं वैसे। तो गिलहरी ने अपने खाने का भंडार कर लिया है, खाने का सामान जो उसे सर्दियों के लिए जमा करना है ना, वो उसने अपने पूरी तरीके से भर लिया है, उसके पास खाने की कमी नहीं है, उसे पता है सर्दी आने वाली है। और एंड द हार्वेस्टेंस का मतलब हो गया वो खेतों में जो भी फसल अब कट चुकी है, हार्वेस्ट पूरी हो चुकी है, फसल को अब काटा जा चुका है। तो अब नेक्स्ट लाइन में पूछता है आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो मतलब होता है माथा, विद एंग्विस्ट मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, तो यहाँ पर एंग्विस्ट की मतलब होता है पीड़ा वेदना, और मोइस्ट होता है गीला। तो पहले लाइन में कह रहा है कि पोइट नाइट से कहता है कि आपका जो माथा है, ब्रो है आपका माथा, या हम फोरहेड कह सकते हैं उसको, वो किसी लिली के फूल की तरह फीका पीला पड़ गया है, आपका माथा पीला पड़ गया है वो, और वो लिली के फूल की तरह फीका पड़ चुका है। एंड विद एंग्विस्टिक मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, और जहाँ एंग्विस का मतलब होता है पीड़ा वेदना हम कह सकते हैं, और मोइस्ट का मतलब होता है गीला, और साथ ही वो गीला भी, यानी कि आपका जो माथा है वो उड़ भी गया, उसका कलर लीली की तरफ फीका पड़ गया, और साथ में गीला भी है। वो गीला क्यों है, फीवर की वजह से, बुखार के कारण जो पसीना आता है उसके कारण ये माथा भीगा हुआ है, गीला हुआ, इसलिए फीवर ड्यू है। एंड ऑन द चिक्स ए फीडिंग रोज, चिक्स तो होती हैं गाल, और फीडिंग मतलब ये फीका हो गया कलर उसमें, और जो ये लाइन साथ में है, एंड ऑन दाई चिक ए फीडिंग रोज फास्ट विदर्ड टू, तो वो कह रहा है कि आपके जो गाल हैं, जो कभी गुलाब की तरह लाल रंग के हुआ करते थे ना, गुलाब की तरह जैसे छोटे बच्चों के होते हैं गुलाबी लाल रंग के गाल थे, रंग हुआ करते थे, वो बहुत जल्दी फीके पड़ रहे हैं, और आपके चेहरे से वो गुम हो गए हैं, यानी कि फास्ट विदर दी टू, मानी बहुत जल्दी वो गुम हो गया, जो लालिमा थी आपके गालों पर वो अब उड़ गई हैं। क्यों उड़ गई हैं बताइए। अब यहाँ पर 3 जो स्टैंजा थे वो पोइट पूछ रहा था, तीनों में अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पर बार बार पूछने पे पोइट को नाइट से पूछ रहा, तो नाइट अब अगले जो लाइन्स में उनमें जवाब देगा कि क्या क्या हुआ था। अब यहाँ पे नाइट बताता है आई मीट ए लेडी इन द मीड्स होते हैं घास का मैदान, चरागाह जैसे होते हैं। तो वो कहता है कि मैं घास के मैदान में एक महिला, एक लेडीज से मिला था, फुल ब्यूटी ए फेयरी चाइल्ड, और वो बहुत ही खूबसूरत थी, ऐसा लगता था मानो वो इस दुनिया की ना होकर एक परी की बच्ची हो, यानी परी लोक से आई हो, परी की बच्ची हो। फेयरी चाइल्ड्स का मतलब, फेयरी मतलब परी, और चाइल्ड परी की बच्ची हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट, तो अब यहाँ पे पोइट बता रहा है कि उसके जो बाल हैं, हेयर हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े बाल थे,
और उसके जो पैर थे ना वो ज़मीन पर पड़ते ही नहीं थे, मानो वो चल ही नहीं रही हो बल्कि हवा में उड़ रही, यानी कि इतने हल्के थे, ऐसे लगता था जैसे हवा में। फुट्स वाज लाइट, लाइट मतलब हल्की, इतने हवा में उड़ते हुए लगते थी। एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उसकी आंखों में मानो एक वाइल्डनेस थी, एक जैसे वाइल्डनेस वैसे जंगलीपन, एक अलग तरीके का खूंखारनेस, एक चमक थी, वाइल्डनेस यानी इसमें कुछ वाइल्ड थिंग हो, उसकी आंखों में एक चमक थी वाइल्ड की। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रेगरेंट जोन। तो गार्लैंड होता है एक माला होती है, पर यहाँ पर यूज़ किया गया गार्लैंड फॉर हेड मतलब सर के लिए ताज रूपी माला बनाई इसमें। तो कहता है मैंने उसके सर के लिए ताज रूप, ताज के टाइप में माला बनाई। गार्लैंड तो माला होती है लेकिन ताज के रूप में हेड के लिए। एंड ब्रेसलेट टू का मतलब है ब्रेसलेट जो हाथों में, और साथ में मैंने उसके लिए ब्रेसलेट बनाए जो हाथों में पहने जाते हैं। और जो एंड फ्रेगरेंट जोन का है, और साथ ही कमर के लिए एक फूलों का एक बेल्ट बनाया जिससे कि फूलों की खुशबू भी आ रही थी, यानी कि महकता रहा ये सब सामान। ब्रेसलेट भी दिया, गार्लैंड भी हो गई और फ्रेगनेंट बेल्ट भी दिया जिससे काफ़ी खुशबू आ रही थी, फूलों की महक रहा था। शी लुक्ड एट मी एंड शी डिड लव एंड मेड स्वीट मॉर्न। अब जब उसने ये चीज़ें उसको दी, मतलब एक तरीके से ज्वेलरी दी, एक फूलों की ज्वेलरी, गोल्ड की नहीं फूलों की, तो उस लेडी ने उसके गिफ्ट लिए, मुझे इस तरह से देखा जैसे वो मेरे प्यार में पड़ गई हो, वो मुझे प्यार कर रही हो। यानी कि लुक एट मी शी डिड लव, यानी उसे मुझे प्यार हो गया उससे, मुझे वो कह रहे लेडी को ऐसा लगा कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। और एंड मेड स्वीट मोन, अब जब उसने गिफ्ट लिया और उसे लगा उसके प्यार में पड़ गई है, और मोन का मतलब होता रोना, और फिर बहुत ही मीठी आवाज़ में आहें भरी और वो रोने लगी। वो यानी कि उसको अब वो क्यों रोने लगी, भावुक हो गई इसके गिफ्ट लेकर, ये नहीं बताया गया, लेकिन वो कह रहा है कि उसने मीठी आवाज़ में आहें भरी और रोने लग गई। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, पेसिंग का मतलब होता है गति, और स्टीड का मतलब है यहाँ पे घोड़ा। तो मैंने उसे अपने दौड़ते हुए, यानी कि पेसिंग दौड़ते हुए तेज है, तो मैंने उसे अपने दौड़ते हुए घोड़े पर बैठा दिया और या बैठा लिया और मैं उसके पीछे बैठ गया, यानी कि उसे आगे बिठाया और वो पीछे बैठ गया, अपने दौड़ते हुए घोड़े पर उसे बिठाया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और जब उसने अपने दौड़ते हुए घोड़े पर उसे बिठा लिया तो अब क्या करा, और मैंने पूरे दिन कुछ नहीं किया सिवाय उस ब्यूटीफुल लेडी को देखने के अलावा जो मेरे साथ घोड़े पर बैठी थी। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बैंड एंड सिंग ए फेयरी सॉन्ग, और जब वो सारे दिन उस लेडी को देखता रहा तो अब क्या है, हम जब घोड़ा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा तो वो लेडी भी आगे की तरफ झुक गई। जैसे कि जब घोड़ा राइड करते हैं तो थोड़ा सा नीचे झुक जाते हैं जिससे हवा का जो प्रेशर है वो कम पड़े, तो वो भी जब घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो लेडी भी आगे की तरफ झुक गई जिससे हवा के थपेड़े उसे ना लगे, और उसने गाने को गाना शुरू कर दिया। फेयरी सॉन्ग था। नाइट उस गाने की लैंग्वेज या मीनिंग को समझ नहीं पाया, और यह गाना एक परियों जैसा लग रहा था क्योंकि भाई फेयरी सॉन्ग था। अब फेयरी सॉन्ग तो परियों की भाषा है, वो कैसे समझ में आएगी कि उसे क्या गा रही है। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलिश स्वीट, रिलिश का मतलब यहाँ पर होता है स्वादिष्ट। तो जब हम घुड़सवारी या हॉर्स राइडिंग से रुक गई, अभी हॉर्स राइडिंग कर रहे थे उससे रुके, तो उसने मेरे लिए ज़मीन से कुछ जड़ों को ढूंढा जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मीठी थी। तो रेलिश का मतलब होता है बहुत ही स्वादिष्ट मीठी। तो जब वो घुड़सवारी करके आए तो खाने के लिए क्या मिली उसे, टेस्टी और मीठी एक जड़, जैसे हम कह रहे हैं कि मूली गाजर या कुछ इस तरीके की उसे जड़ मिली। एंड हनी वाइल्ड एंड मना ड्यू, और साथ ही उसने क्या दिया, वाइल्ड जो जंगली शहद होता है जो बहुत मीठा होता है वो उसे दिया, और साथ ही उसे खाने को एक और चीज़ दी थी जो बहुत टेस्टी होती है, और वो इतनी टेस्टी थी उसे मना की याद दिला दी। अब मना क्या होता है, एक मना जो है एक तरीके का एक फूड होता है, एक भोजन होता है जो इज़राइली जो थे उन्होंने खाया था। कब खाया था, जब उन्होंने इजिप्ट के लिए अपनी यात्रा की थी। यानी कि एक तरीके से मना को देवताओं को भोजन कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर नाइट कह रहा है कि उसने एक तरीके से इतना अच्छा खाना था कि उसे देवताओं के भोजन जैसा वो खाना लगा मना, और वो हनी भी वाइल्ड मीठा था और मना की याद दिला दी उसे देवताओं के भोजन की। And sure, a language strange she said, I love thee true,
और फिर उसने एक अलग भाषा में, एक अलग लैंग्वेज में मुझसे कहा, यानी कि नाइट से कहा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। शी टुक मी टू हर एल्फाइन ग्रॉट। अब वो उसे एल्फिन होती है एक कह सकते हैं हम परियों जैसे संबंधी, और ग्रॉट होती है गुफा। तो वो मुझे जब उसने मुझे अपनी एक अलग से लैंग्वेज में कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसके बाद वो कहाँ ले गई, उसे एक जादुई गुफा में ले गई। एक एल्फिन मतलब परी संबंधी, गॉड में गुफा, यानी कि जादुई संबंधी, परी संबंधी जो जादुई गुफा होती हैं, एक तिलस्मी गुफा कह सकते हैं हम, वहाँ पर ले गई। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइटेड फुल शोर। साइटेड का मतलब आहें भरी, और शोर का मतलब होता है दर्द या पीड़ा। और वो वहाँ पहुंचकर रोने लगी और आहें भरने लगी, जैसे वो किसी दर्द या पीड़ा में, यानी कि वो इस तरीके से वहाँ पहुंची, अपनी गुफा में लेगी और वहाँ रोने लग गई, आहें भरने लग गई, जैसे वो किसी दर्द में है या पीड़ा में है। एंड देयर आई सेट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विद किसेस फॉर। और फिर मैंने उसकी तकलीफ़ और उसकी दर्द को दूर करने के लिए, कौन बता रहा है, नाइट कह रहा है, मैंने उसकी तकलीफ़ और दर्द को दूर करने के लिए उसकी जो वाइल्ड, मतलब यहाँ पे वाइल्ड कह सकती हैं खूबसूरत आँखें, उनको बंद किया और उस पर 4 बार किस किया, जिससे वो रोना बंद कर दिया, यानी कि उसको दिलासा दिया, आंखें बंद करके, भाई तुम रो मत, तुम्हारी खूबसूरत आँखें, उसे दिलासा दिया, उसे उसके दर्द को कुछ कम करने की कोशिश की। एंड देयर सी ल्यूल्ड मी एस्लिप। और फिर उस लेडी ने, जब मैंने उसे चुप कर दिया उस लेडी, तो उस लेडी ने मुझे ल्यूल मतलब लोरी थपकी गाकर सुला दिया। यानी कि पहले तो उसने चुप करा और फिर उस परी जैसी लेडी ने उसे लोरी गुला के, थपकी लगा के नाइट को ही सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम, ओह वो बिटाइड। और वहाँ गुफा में मैंने एक सपना देखा जो सैडनेस और परेशानियों से भरा हुआ था। ड्रीम मतलब सपना होता है, वॉइड, बिटेड मतलब जो परेशानियाँ, उस सपने में बहुत परेशानियाँ थी, सैडनेस था। द लास्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। और मैंने पहली, यानी कि कह रहे हैं ना लेटेस्ट मतलब पहला और आखिरी, और मैंने पहला और आखिरी बार इस ठंडी गुफा में कोई सपना देखा। ऑन द कोल्ड हिल साइड मतलब जो गुफा है उसकी ठंडी साइड। तो वो कह रहा है कि पहली और आखिरी बार इस ठंडी गुफा में मैंने कोई सपना देखा। अब अगली लाइन्स में क्या है, सपने में नाइट ने क्या क्या देखा, उसे क्या क्या दिखाई दिया, वो हमें अब अगली लाइन में बताएगा। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वॉरियर्स, डेथ पेल वर दे ऑल। उसने सपने में देखा, पेल मतलब पीले पड़े हुए राजा, किंग्स और राजकुमारों को, साथ ही कुछ योद्धाओं को, वॉरियर्स होते हैं योद्धाओं को, वो सारे मेरे पास इकट्ठे हो गए और उनके चेहरों पर डेथ का कलर साफ देखने को मिल रहा था। यानी कि एक तरीके से पेल किंग मतलब पीले, अब सपने में मरे हुए जैसे लग रहे थे वो। उसने सपने में क्या देखा, पीले पड़े हुए राजाओं, राजकुमारों के साथ कुछ योद्धाओं के को देखा, और सारे उसके आसपास इकट्ठे हो गए। उनके चेहरे के ऐसे डेथ का कलर साफ दिख रहा था, यानी कि बहुत वो घबराए हुए थे। दे क्राइड, वो चिल्लाए, ला बेले डेम्सन मर्सी थी हैथ इन थ्रॉल। उन्होंने क्या, हैथ का मतलब होता है वश में करना, और थ्रेल का मतलब होता है गुलाम। उन सभी ने मुझे देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि जैसे बताया था, ला बेले डेम्सन मर्सी का मतलब उस औरत में दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, और उसने तुम्हें हमारी तरह ही अपने वश में कर लिया है और अपना गुलाम बना लिया। यानी कि तब वो सब मिलके कह रहे हैं कि तुम अब उसकी गिरफ्त में हो गई, उसमें कोई दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, अब तुम भी हमारी तरह गुलाम बन चुके हो। है उसे हैत मतलब वश में और ट्रेल मतलब गुलाम, तुम्हें वश में करके गुलाम बना लिया है। आई सा देयर स्ट्रेव्ड लिव इन ग्लूम। स्ट्रेव्ड लिव मतलब भूखे होठ, होठ जो भूखे मतलब सूख जाते हैं पानी की वजह से, खाने की वजह से सूखे सूखे होठ। वो ग्लूम मतलब अंधेरा हो जाना। मैंने डिम लाइट में, अंधेरे में उन लोगों के होठों को देखा जो कि भूखे लग रही थी, यानी कि स्ट्रेवली भूखे, ग्लूम मतलब डिम होती लाइट में मैंने उनके होठों को देखा। विद हॉरिड वार्निंग गेप्स वाइड, जैसे वो मुझे कह रहे हो, मुझे क्या बता रहे, वार्निंग दे रहे हो, और मुझे खुद को कितनी बड़ी परेशानी में मैंने डाल लिया। वो कह रहे हो, वो सारे मुझे वार्निंग दे रहे थे कि भाई तुमने अपने आप को बहुत बड़ी परेशानी में डाल लिया है, अब तुम फंस चुके हो, उसके वश में हो गए और गुलाम हो चुके हो। एंड आई अवॉक एंड फाउंड मी हेयर,
और तब मैं अचानक उस सपने से, उस नींद से जाग गया, उठ गया और मैंने अपने आप को यहाँ पाया। फाउंड मी हियर मतलब मैंने अपने आप को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, पहाड़ की ठंडी साइड की तरफ, यानी गुफा है उसकी पहाड़ की दूसरी तरफ जहाँ ठंड है उस साइड। एंड दिस इज़ वाई आई सोजर्न हेयर। सोजर्न्स का मतलब होता है ठहरना, थोड़े समय के लिए कहीं ठहरना। और यहाँ इसलिए कह रहा है कि और इसलिए मैं यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ, मैं ठहरा हुआ हूँ, मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं इस तरफ था तो अब मैं यहीं रुका हूँ। अलॉन एंड पीली लॉइटरिंग, और मैं अकेला घूम रहा हूँ और मेरा शरीर भी बीमारी के कारण पीला पड़ चुका है। अब थो द सीज इज़ वीदर फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग, जो पहली, तीसरी और चौथी लाइन थी वही दोबारा यहाँ रिपीट हुई है। भले ही यह जो दलदल का प्लांट है इस झील के किनारे अब मुरझा चुका है और पक्षियों ने भी गाने को बंद कर दिया है और अब उनके गाने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं तो यहाँ उस लेडी के वश में होकर उसका गुलाम बन गया। यानी कि क्या हुआ कि वो बता रहा है कि कैसी उस लेडी ने मुझे अपने वश में कर लिया और अब मैं उसका गुलाम बन गया हूँ, कैदी बन गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, बीमार भी लग रहा हूँ। तो ये था पोएम की लाइन बाय लाइन समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगले वीडियो में मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप हैव ए नाइस डे।